भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आप कहाँ हैं? इस समय हम लोग पढ़ रहे थे क्या? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, इसका सोर्स क्या है? एम लक्ष्मीकांत है। एम लक्ष्मीकांत बहुत सारी बातें नहीं है, फिर भी हम लोग जब प्री और मेंस के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ों को कनेक्ट करके ही पढ़ते हैं। तो आज इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम हैं संविधान निर्माण, यानी संविधान निर्माण की जब बात किया जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है, तो सबसे पहले जानना होता है कि संविधान सभा, क्योंकि भारतीय संविधान कहीं ऐसे नहीं कि एक ऑफिस में लोग बैठे 4 लोग लिख दिए हो गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा, ये कहा जाए कि और अनोखा, या इसके लिए कोई एक शब्द नहीं है कि इसकी इतनी विशेषताएं हैं, ऐसा संविधान है। तो भारतीय संविधान को लिखा किसने? भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा बनी कैसे, इस पर एक सवाल, इस पहले चर्चा हो चुकी है। दूसरी बात यह कि संविधान सभा में कौन लोग थे और यह इतना विशाल क्यों है भारतीय संविधान? क्या भारतीयों का यह विशुद्ध प्रयास है कि संविधान सभा बने और भारत के लिए एक संविधान लिखा जाए? ये प्रयास किसका था? भारतीयों का था या अंग्रेजों का था? क्योंकि हम उस समय क्या थे? गुलाम थे। बहुत सारे सवाल यहाँ प्री के भी हैं, मेंस के भी हैं। प्री का आपके सामने जो फैक्ट है, चीज़ें सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर करेंगे बात मेंस की, तो मेंस की सीधी बात होती है कि भारतीय संविधान क्या विशुद्ध रूप से भारतीयों के प्रयास से बना है? क्या भारतीय संविधान सभा प्रभु संपन्न है? यानी संविधान सभा की प्रकृति, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा की आलोचना भी कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे यहाँ बनते हैं जो कि मेंस में भी पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं, क्योंकि यहाँ ये जानना होता है कि संविधान संघात्मक प्रकृति का बना या एकात्मक प्रकृति का बना। एग्जाम हुआ था 2018 का शायद पीसीएस मेंस का, पीसीएस में उसमें एक सवाल GS2 में पूछा भी गया था कि भारतीय संविधान जो संघात्मक एकात्मक की प्रकृति इसकी है, उस पर आप चर्चा कीजिए। शायद 200 वर्ड पे सवाल था ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से मिलेंगे, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि प्री की हैं और सभी किताबों में आसानी मिल जाती हैं। एम लक्ष्मीकांत मैंने कहा कि सोर्स है ज़रूर हम लोगों का, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में सारी बातें हैं नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग सामने होती है। एम लक्ष्मीकांत फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा है, बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन ये कहा जाए कि फैक्ट, तो फैक्ट के लिए आपको कुछ और किताबों का सहारा लेना पड़ता है। अब और किताबों का सहारा लेने का मतलब, और किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, उसको सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि आप कोई पतली सी लूसेंट वगैरह भी उठा लेंगे तो वहाँ फैक्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए बहुत भटकने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें मैं कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो संविधान निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। तो सीधा सवाल है, यानी संविधान कैसे बना था? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने संविधान को लिखा था, 2 साल 11 माह 18 दिनों में रचा था, और उसके अधिवेशन भी हुए थे। यानी कि अधिवेशन पे अधिवेशन, कितने अधिवेशन? 3 वाचन उसके होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। बैठकें होती हैं, 11 बैठकें, 12 बैठकें, कहीं किसी कंडीशन में 11 माना जाता है, और कभी अंतिम बैठक के आधार पे 12 बैठकें होती हैं। तो कोई एक दिन में नहीं लिखा गया, 2 साल 11 माह 18 दिन। अब एक बात होता है कि संविधान निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? उसमें कौन लोग थे? क्या ब्रिटिश के लोग थे या भारतीय थे? और भारतीय थे तो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जो संविधान सभा के भाग बने, जिन्होंने संविधान को लिखा? यानी संविधान सभा के मेंबर कौन लोग बने थे? ये सवाल आप गहराई में थोड़ा सा जाते हैं तो आपको ये आंसर मिलता है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि जब संविधान सभा के निर्माण की आप बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसके सदस्य कहाँ से आए। तो संविधान सभा के निर्माण का जो योजना दिया था, योजना प्रस्तुत किया था, तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन पे इसके पहले लेक्चर हो चुका, आप देख सकते हैं उसे। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सुझाए गए जो प्रस्ताव थे, उसी के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारतीय संविधान को लिखा या रचा, ये कह सकते हैं आप। तो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत उसने जो प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव में मूल बात क्या छिपी थी? उसमें तो ये भी कहा गया था कि भारत में एक अंतिम सरकार गठन किया जाए, जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक, हमें सिर्फ ये जानना संविधान सभा कैसे बना। कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे?
389 यानी कि 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे? 389 सदस्य होंगे। ये आएंगे कहाँ से? पहले सवाल हम देखते हैं बात को। ये आएंगे 296 सदस्य को कहा गया कि कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांत से होंगे। ब्रिटिश प्रांत का सीधा मतलब है कि जिन हिस्सों पर किसका कब्जा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सम्राट का, यानी किसका? सम्राट का कब्जा, ब्रिटिश हुकूमत का जिन हिस्सों पे आधिपत्य था वो क्या कहलाता था? ब्रिटिश प्रांत कहलाता था। ठीक, अब कितने? 296 सदस्य, 296 मेंबर कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से। उसमें 292 यानी 292 जो सदस्य होंगे वो गवर्नर के प्रांतों से होंगे, यानी कि गवर्नर जनरल जो होता था उसके प्रांतों से कौन आएंगे? 292 आएंगे। 4 सदस्य ऐसे होंगे 296 में से जो कि चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त के एरिया से आएंगे या मुख्य आयुक्तों के प्रांत से आएंगे, क्योंकि 4 प्रांतों में चीफ कमिश्नर होते थे जिन्हें हम कहते हैं मुख्य आयुक्त कहा जाता था। यानी कि 4 सदस्य कहाँ से आएंगे? मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। और 292 कहाँ से आएंगे? गवर्नर जनरल के प्रांत, गवर्नर के प्रांतों से, क्योंकि स्टेट में गवर्नर होता था और संपूर्ण का एक वायसराय होता था जिसे गवर्नर जनरल कहते थे। समझ गए आप? यानी हर प्रांतों में क्या होता था? ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर होता था, सिर्फ उस प्रांत को देखता था, लेकिन संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल या वायसराय, जिसे आप 1858 के बाद वायसराय कहते हैं, लेकिन किताबों में अक्सर लिखा क्या मिलता है? गवर्नर जनरल। बात समझ गए आप मेरी? तो जो 4 सदस्य हैं ये कहाँ से? दिल्ली से, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग से और बलूचिस्तान से। यानी टोटल कितने हो गए? 296 हो गए। अब बचे कितने? 93 सदस्य। 93 मेंबर कहाँ से आ रहे थे? 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। देसी रियासत यानी कि जो कि ब्रिटिश प्रांत के अंदर ही होती थी और वो किसी राजा और नरेश के अधीन होती थी, जो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश हुकूमत के रहमो करम पर यानी उसी के उस पर निर्भर होती थी। कौन? रियासतें। तो देसी रियासतों के जो नरेश या राजा होते थे उन्हें अधिकार मिला था कि वह 93 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। आपको समझना है कि ये मनोनीत होंगे और जो 296 मेंबर हैं ये क्या होंगे? ये इलेक्ट होंगे। यानी क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड होंगे और इनका क्या होगा? चुनाव होगा। इनका चुनाव होगा और चुनाव के यहाँ देखना हमें कैसे क्या इनका है। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि संविधान, एक सवाल बनता है कि संविधान सभा में जब किसने कैबिनेट मिशन ने आवंटन किया, किसका? सीटों का आवंटन किया। 389 जब उसने कहा कि 389 मेंबर होंगे, तो इन 389 सदस्यों को कैसे रखा गया? मतलब ये कहा जाए कि सीटों के आवंटन का आधार क्या था? तो सीटों के आवंटन का जो आधार है वो आधार यानी उसका बेस क्या है? जनसंख्या है। क्या है? संविधान सभा के सदस्यों, संविधान सभा के सदस्यों यानी कि संविधान सभा के सीटों का आवंटन कैसे हुआ था? सीटों के आवंटन का आधार सीधा लिख सकते हैं आप, क्या? सीटों के आवंटन का अधिकार। सीटों के आवंटन का अधिकार था। आधार, अधिकार नहीं कहूंगा मैं, यहाँ आधार कहा जाएगा, भाई गलत। आधार क्या था? जनसंख्या का अनुपात था। क्या था? आधार क्या था? जनसंख्या। यानी कि जो सीटों का आवंटन किया गया था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। कितनी जनसंख्या पे एक सीट थी? तो ये समझिएगा आप, क्या 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ऐसा आवंटन था। कितना? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। दूसरी बात ये थी कि संविधान सभा का चुनाव कौन करेगा, यानी संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। हमने कहा कि 93 राजा जो देसी रियासत के राजा थे या नरेश थे वो क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे। और जो 296 इनका निर्वाचन हो, इलेक्शन होगा, तो इन्हें कौन चुनेगा? तो अगर ये कहा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो पहली बात, 2 बातें इसमें। पहली बात क्या? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। यानी एक सवाल उठता है कि संविधान सभा सदस्य कैसे निर्वाचित हुए?
तो आप बताएंगे प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि संविधान सभा के जो 389 मेंबर है, जिनमें से 296 ऐसे सदस्य हैं जिनका निर्वाचन होना है, इलेक्शन होना, पहले इसी बात हम कर रहे हैं। इनका निर्वाचन कैसे होगा, जो कि निश्चित किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य होगा, यही तो कहा गया। ये कैबिनेट मिशन कह रहा, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें कैबिनेट मिशन की योजना जो उसने बनाया था उसी में है, सारी बातें उसी में है। उसने कहा कि देखिए जो 296 सदस्य हैं उनका निर्वाचन जब करना होगा तो उसके लिए आपको क्या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य उन्हें चुनेंगे। तो कैसे चुनेंगे, यानी कि इसका तरीका क्या था। दूसरी बात, निर्वाचन के तरीके की बात किया जाए तो ये कैसा है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ये चुने जाएंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एक ही सदस्य कई लोगों को वोट देगा। नहीं समझे क्या, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ये होता है एकल संक्रमणीय कि एक ही मतदाता कई प्रत्याशियों को वोट देता है, समझे आप। और वयस्क मतदाता का जो अधिकार होता है उसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति, एक मतदाता खाली एक को वोट देगा, सबको दे पाएगा। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है कि इसमें मतदाता जो होता है वो कई को वोट देता है, सबको देगा, नंबरिंग करके वरीयता क्रम में देगा 1 2 3। जैसे हमें लोकप्रिय माना तो नंबर 1 को वोट हमें दे दिया, नंबर 2 आपको दिया, नंबर 3 आपको दिया, ऐसे समझ गया आप। और ये अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया, इसे अप्रत्यक्ष क्यों कहा जा रहा है, कौन सा ऐसा कारण है इसे कहा जा रहा है कि ये अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष कहने का सीधा सेंस यहाँ पर है क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है ना, वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हो रहा है। यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्य ही किसे चुनेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। यानी 296 की बात करेंगे आप बेटा, समझ गए आप। यानी कि अप्रत्यक्ष नहीं, वो जनता सीधे नहीं चुन रही है। जब जनता सीधे निर्वाचन का हिस्सा बनती है तो वह इलेक्शन डायरेक्ट होता है, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और भारतीय लोकतंत्र अगर देखा जाए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति को लीजिए और अपने आप इसे लीजिए, सदन को लीजिए, आप समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों है। लोकतंत्र 2 टाइप का होता है, प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। जहाँ जनता सीधे चुनती है वो प्रत्यक्ष है, और जहाँ जनता, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है तो क्या है, वो प्रत्यक्ष है वो। और भारत राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इसे इलेक्शन इनडायरेक्ट है। तो यानी संविधान, आप सवाल ये किया जाए कि संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ। और यह प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए लोग थे जिन्हें जनता ने चुना था। यानी प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे इनका निर्वाचन किसने किया था, जनता ने किया था, सीधे जनता ने किया था। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय संविधान, इस प्रांतीय जो विधानसभा के सदस्य हैं इन्हें चुनने वाली जनता थी, वो मुट्ठी भर लोग थे, संपूर्ण भारत इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। जब संविधान सभा की आलोचना हम करेंगे तो आप जरूर बताएंगे कि उसमें क्या क्या बातें रही हैं, क्योंकि वहाँ जो संपत्ति, संपदा, सामाजिक स्तर, बहुत सारे रीजन थे जो कर अधिक देता था, ऐसे लोगों को ही मतदान करने का अधिकार था। इसीलिए अगर ये कहा जाए संपूर्ण भारत के लोग संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुने हैं तो आप एक बार सहमत हो सकते हैं, लेकिन इस पर मैं तर्क दूंगा, इस पर आलोचना जब मैं करूंगा तो उससे बात करूंगा, अभी हमें उसके बारे में बात आपसे नहीं करूंगा। तो अब आप, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे पता, आप समझ गए होंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, ये बातें आपको समझ चुके होंगे। 389 मेंबर 296 इलेक्टेड होंगे, 93 देशी रियासत के होंगे जो नॉमिनेट होंगे, किसके, देशी रियासत के राजाओं या नरेशों के द्वारा किए होंगे। अब एक सवाल उठता है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में क्या सभी समुदाय के लोग शामिल थे? तो आप इन 389 सीटों की आप बात कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो किसे, हिंदू को तो स्थान मिला था, हिंदू थे ही, हिंदू के अलावा कौन थे,
मुस्लिम भी थे, इसमें और कौन थे, सिख भी थे, सिख के अलावा बात के ईसाई भी थे, है ना, ईसाई भी थे, और कौन था, पारसी भी थे, और पारसी के साथ साथ आंग्ल भारतीय भी थे। कौन थे, एंग्लो इंडियन जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन भी थे। और इसी में एससी भी थे और एसटी भी थे, यानी एससी अनुसूचित जात और एसटी दोनों के लोग इसमें शामिल थे। सभी लोगों को क्या बनाया गया था, संविधान का, क्या, संविधान सभा के सदस्यों को, जो सदस्य थे वो इन सबसे मिलके बनते थे। तो कहीं कहीं बात कह दिया था कि भारतीय संविधान मुट्ठी भर लोगों का है या एक कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इससे बहुत समुदाय के लोग शामिल थे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं थे। अब बात आप करते हैं किसकी, संविधान सभा के बनने तक की बात हो गई, बैठकों की बात हम आपसे करेंगे। लेकिन एक बात और आपको जानना है कि इसका संविधान सभा को जो निर्वाचन हुआ तो कब हुआ, ठीक, और संविधान सभा की बैठक कब हुई, इस पे बात चर्चा करने वाले हैं। प्रक्रिया शुरू होगी आगे आपसे कि संविधान सभा का गठन तो हो रहा है, लेकिन फिर एक सवाल ही आ जाता है मेंस का कि क्या संविधान सभा के गठन का भारतीयों द्वारा विशुद्ध प्रयास था या कुछ ब्रिटिश के लोगों ने इसके लिए प्रयास किया था। यानी संविधान सभा बने ऐसी बातें, संविधान सभा ही संविधान लिखे ऐसी बातें पहले कब की गई, क्योंकि ये तो 1946 कैबिनेट मिशन की बातें हैं। अब आपको यहाँ क्या बचता है, आपके सामने दो चीज़ें हैं। पहले तो आता है कि कैबिनेट मिशन योजना ने जब बनाया तो निर्वाचन कब हुआ, किसका, संविधान सभा का, ठीक। अब आपको ये जानना होगा निर्वाचन कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम इस बात को देखते हैं कि निर्वाचन कब हुआ संविधान सभा का। स्टॉप करिए इसको।